हेलो बेटा, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी वैयारी, सब ठीक है ना? ऐसा तो नहीं है कि पेपर पास आने वाला एक ही महीना बचा है, एंजाइटी एंजाइटी हो रही हो। देखो, टेंशन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब आराम से पेपर करो, हो जाएगा। तैयारी वैयारी सब चलती रहती है, कंप्लीट हो भी जाता है, हमको पता भी नहीं चलता, और पेपर भी निकल जाता है। लोग जज भी बन जाते हैं, वकील भी बन जाते हैं, एपीओ भी बन जाते हैं। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परेशान मत हो। कुछ आप में से थोड़ा सा नर्वस हो रहे थे कैसे मैनेज होगा, तो इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। चीजें स्मूथली करो। जितना टास्क है, आपका सिलेबस है आपके पास, शेड्यूल आपको पता है, क्लासेस कैसे चलनी है, सारी चीजें कैसे होनी है, तो बस गो विद द फ्लो। जितना है उतना है। ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वीएनएस कंप्लीट कर चुके हैं, टेस्ट आपके हो ही रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हो? सब हो जाएगा। अपने आप बैठ के एमसीक्यू लगाइए। एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास है, सब चीजें आपको मिल रही हैं। शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको पता ही है 21 तारीख तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा। तो बस शांति से काम करते हैं, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। टेंशन लोगे, पेपर खराब कर दोगे, प्रिपरेशन खराब कर दोगे। आप टेंशन ले रहे हो, अगला आदमी आपकी जगह एक और भी तो होगा जो तैयारी कर रहा होगा, वो टेंशन ना लेके उस टाइम पे तो उसने 4 सेक्शन ज्यादा रट लिया। जैसी एंजाइटी होने लगे, बेरेट का इंडेक्स निकालो, रटने लग जाओ बस। दिमाग को काम में लगा दो। एंजाइटी एंजाइटी सब अलग, ये सब अलग चीजें होती हैं। एंजाइटी एंजाइटी बाद में बात करना, अभी तैयारी की बात कर लो, ठीक है? सब चीजें मैनेज हो जाएंगी, परेशान मत हो। जैसे हम लोगों ने पहला लेक्चर कल कंप्लीट किया था, डेफिनेशन क्लॉज, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है। जैसे कौन बनाता है, सेशन कोर्ट है, कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन कराता है? अपॉइंटमेंट कराता है हाई कोर्ट कराता है। इसके अलावा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए हमारा कौन कराता है? स्टेट गवर्नमेंट प्लस हाई कोर्ट का कंसल्टेशन। अपॉइंटमेंट कौन कराता है? अपॉइंटमेंट हमारा हाई कोर्ट कराता है। तो ये सारी चीजें कल हम लोगों ने देखी। उसके अलावा एसजेएम होता है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एडिशन असिस्टेंट सेशन जज की कोर्ट हटा दी गई, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट हटा दी गई। ये सारी चीजें कल हम लोगों ने डिटेल में समझी थी। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होता है, अभी जो व्हाट्सएप पे तुम लोग इधर उधर मैसेज भेजते हो सब लोगों को, कुछ काम के कुछ बिना काम के, ये सब एविडेंस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा ये सारी चीजें हो रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये चीजें तुम एविडेंस में जाके सीधे स्क्रीनशॉट मारा लगा दिया जाके। इन सब का सर्टिफिकेट बनता है, जो कि एविडेंस एक्ट में भी हम लोग पढ़ेंगे कहाँ बनता है। तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया सा प्रोसेस है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, सब बढ़िया चलता है। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे प्रोसीजर होता है अरेस्ट का, 35(3) का नोटिस क्या होता है, कब पुलिस अरेस्ट कर सकती है, कब पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, विदाउट वारंट अरेस्ट होता है कि नहीं होता है। ये सारी चीजें बढ़िया बढ़िया। आप रास्ते पे बढ़िया भेलपूरी खाते हुए जा रहे थे, टहलते हुए, पुलिस वाले ने आपको रोक लिया। पुलिस वाले ने आपसे रोक के आपका नाम पता पूछा, आपने ऐठन में बोल दिया मैं क्यों तुमको अपना नाम बताऊं, कौन हो तुम? तो पुलिस वाला आपको तुरंत बताएगा वो कौन है और उठा के ले जाएगा थाने। ये सारा प्रोसेस भी होता है। तो यहाँ पे अरेस्ट कर सकती है पुलिस, अगर आपके पुलिस वाले को नाम पता नहीं बताते, या फिर आपने नाम पता बताया है और आप पुलिस वाले को लग रहा है झूठ बोल रहे हो, तो इन सारे ग्राउंड पे पुलिस अरेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर जैसे ही आप अपना नाम पता बता देते हो, पुलिस वाले को लगता है हाँ ठीक कह रहे हो, सेक्शन 39 में इसकी बात करी गई है, तो वो आपको छोड़ देता है। तो अरेस्टिंग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वाला सिनेरियो हो जाता है ये। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट नहीं कर रहा है, ये अरेस्ट करता है आपका नाम पता ना बताने पे। ऐसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया जाता है, प्रोसीजर क्या होते हैं अरेस्ट के, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं क्लास, आज की क्लास नंबर 2 है। अरेस्ट के बारे में बात करी गई है। बीएनएस के अंदर सेक्शन 35 से 48 तक, सीआरपीसी में 41 से लेके 50A तक ये सारे प्रोसीजर्स दिए हुए थे। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग क्लास 3 करेंगे वो 49 से लेकर 62 तक होगी, और वो 51 से 60A तक। क्लास का टारगेट क्या है अभी आप लोग समझी जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ओवरव्यू। 35, जो सीआरपीसी का 41 और 41A का नोटिस जो सर्व होता था, अगर आप लोगों ने सुना हो कि पहले, अगर आप लोग प्रैक्टिशनर हैं काफी टाइम से हैं, तो आप लोगों को ये पता होगा कि, अच्छा बताओ एक्ट नंबर कौन सा है? बीएनएस एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023। ठीक है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिशनर हैं, पुराने टाइम के हैं, तो आपको पता होगा 41A का नोटिस जो होता था थाने पे जाता था, उसको हमको सर्व कराना होता था। अब वही नोटिस कहाँ आ गया है? 35(3) में आ गया। तो 41 और 41A मिलके बना दिया गया है
पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट प्लस नोटिस ऑफ अपीयरेंस, ये सारी चीजें 35 में आ गई। 36 में क्या बताया गया है? 41 बी में जो प्रोसेस था, अरेस्ट का प्रोसीजर, आईडी पुलिस वाला दिखाएगा, विजिबल होनी चाहिए, मेमो ऑफ अरेस्ट होगा, साइन कराया जाएगा, विटनेस होंगे, काउंटर साइन कराया जाएगा। 41 सी में बताया गया था कंट्रोल रूम और डेजिग्नेटेड एक पुलिस ऑफिसर इसके लिए अपॉइंट किया जाएगा, नया प्रोविजन है। 37 में ये दिया गया है। 48 में जो 41 डी में हुआ करता था, जो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है, वकीलों के लिए, जो एडवोकेट का राइट होता है इंटरोगेशन के बीच में आप अपने क्लाइंट से जाके बातचीत कर सकते हैं, तो ये प्रोसीजर कहाँ दिया हुआ है? 38 के अंदर दिया हुआ है। 39 में क्या दिया है? 39 में दिया है रिफ्यूजल टू डिस्क्लोज नेम एंड रेसिडेंस। रेफ्यूजल टू डिस्क्लोज नेम एंड रेसिडेंस दिया हुआ है 39 के अंतर्गत। ठीक है, वही जो भी हम लोगों ने अरेस्ट वाली बात करी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। ठीक। 40 और 43, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। प्राइवेट पर्सन मतलब आप, हम, आम नागरिक। क्या ये सब कौन है? ये सब बढ़िया लोग हैं। क्या ये अरेस्ट कर सकते हैं? हाँ, ये अरेस्ट कर सकते हैं। किस केस में कर सकते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। इनके सामने कोई बड़ा हीनियस ऑफेंस हो रहा हो, अरेस्ट किया जा सकता है। अरेस्ट करके 6 घंटे के अंदर पुलिस वाले को सरेंडर, वो आदमी को ले जाके देना भी होता है। 41 44 क्या है? अरेस्ट बाई मजिस्ट्रेट। सीआरपीसी में 44 था, बीएनएस में 41 है, अरेस्ट बाई मजिस्ट्रेट। 42 बीएनएसएस का, और 45 सीआरपीसी का, प्रोटेक्शन ऑफ आर्म फोर्सेस मेंबर। आर्म फोर्सेस मेंबर के ऊपर सिविल लॉ जो है, जो रेगुलर लॉ है, वो वर्क नहीं करता। अगर वो ड्यूटी पे हैं तो उनके ऊपर आर्मी के लॉज जो हैं वो वर्क करते हैं। लेकिन कब अरेस्ट किया जा सकता है? जैसे कोई घोषित डेजर्टर है, मतलब जो जंग से हथियार हथियार अपने फेंक आया, दुश्मन को देख के जो डर गया, अपने हथियार फेंक के भाग आया, ऐसा कोई इंसान है तो उसको हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आर्मी के बंदों को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। 43 क्या बात करता है? अरेस्ट कैसे करी जाए, कि वुमेन होगी तो उसको कैसे अरेस्ट करेंगे, फोर्स का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा, हैंडकफ्स का नया प्रोविजन ऐड किया गया है। ये पहले अरेस्ट हाउ मेड सेक्शन 46 में होता था, सीआरपीसी के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 44, और जो सीआरपीसी का 47 है। अगर कोई पर्सन है, वो कहीं पे किसी घर में घुस गया, तो सर्च कैसे करी जाएगी, सर्च ऑफ प्लेस कैसे होगा, ये पूरा प्रोसेस बताता है 44 में। 45 बताता है, जो कि पहले था 48, अगर कोई आदमी भाग रहा है तो पुलिस वाला उसको कहाँ तक दौड़ा के पकड़ सकता है, किस अदर जुरिडिक्शन तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है। अब ऐसे तो है नहीं, पुलिस वाले ने दौड़ना चालू किया और बॉर्डर के आसपास ही था, वो खट्टे से उत्तर प्रदेश से दौड़ के राजस्थान पहुंच गया। अब वो राजस्थान पहुंच गया तो पुलिस वाला इधर बाउंड्री खड़ा हुआ है कि अरे यार तुमको कैसे पकड़े, तो तुम तो भाग गए, और वो उधर से कह रहा है तीली लीली पकड़ के दिखाओ। ऐसा नहीं होता, पुलिस वाले पीछा करते करते कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है। 46, नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट, मतलब कि जितना जरूरी है उतना ही रेस्ट्रेंट किया जाएगा, ये नहीं फालतू में उसको मार पीट के बांध बूंद के रख दिया है। ठीक है, अननेसेसरी फोर्स नहीं इस्तेमाल करी जाएगी। खुद ही वो सरेंडर हो गया है, कह रहा मैं हो जाऊंगा, मैं सरेंडर, तब भी उसके हाथ पे हैंडकफ्स लगा रहे हो, ये सारी चीजें कर रहा हूँ, तो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट करना जरूरी नहीं है, आपको नहीं करना है। ये बताया गया लीगल, एक तरीके से ये पुलिस वालों की लीगल ड्यूटी दी गई है, कहाँ पे? 46 में। 47 में, जो कि पहले वहां पे क्या था, 50 था, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और राइट टू बेल। जो भी अरेस्ट होगा उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताए जाएंगे कि तुमको क्यों धरा गया है भाई, और उसके अलावा राइट टू बेल है, तुम्हारे पास अगर बेल लेने का राइट है तो बता दिया जाएगा, मतलब बेलेबल ऑफेंस है तो बता दिया जाएगा, नॉन बेलेबल है तो भी बता दिया जाएगा। 48, अगर मुचलके पे बॉन्ड लेके बेल बॉन्ड भरवा के छोड़ा जा सकता है तो पुलिस वाले छोड़ देंगे, उसे बताएंगे। हम लोगों ने कल देखा था ना, बेल बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है। इन्फॉर्म रिलेटिव फ्रेंड नॉमिनी, जिसको अरेस्ट किया गया उससे किसी जानने वाले को बताया जाएगा कि भाई मैंने ये यहाँ फला फला थाने में इनको अरेस्ट करके रखा हुआ है, इनने ये किया था, आके इनसे मिलना चाहो मिल लो। तो उसके किसी जानने वाले रिलेटिव को, फ्रेंड को या नॉमिनी को, जो भी वो बताता है जिसको अरेस्ट किया गया है, वो उससे उसको मिलवा दिया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन ऑफ अरेस्ट क्या है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, मतलब अरेस्ट का बेसिक समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साफ सीधी सी बात है, यहाँ से पेपर में आपके बीएनएसएस के अंतर्गत नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अरेस्ट समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। आर्टिकल 21 और 22 दोनों कंट्रोल करते हैं इसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन जो है हमारा अरेस्ट का। आर्टिकल 21 क्या बताता है? पर्सनल लिबर्टी कैन बी डिप्राइव्ड ओनली बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अरेस्ट प्रोसीजर जो है वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, एंड नॉट बी आर्बिट्रेरी। तो जस्ट
फेयर एंड रीजनेबल। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, ये तीनों वर्ड कौन से केस में कहे गए थे? मेनका गांधी के केस में कहा गया था कि प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो फेयर, जस्ट एंड क्या बोलते हैं, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो प्रोसीजर स्टैब्लिश किया गया है लॉ के द्वारा वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 21 के अंतर्गत। 22(1) में क्या बताया गया? अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड हैज राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। जो भी हम लोगों ने पीछे देखा ना कि 46 में इन सब चीजों को हम डिस्कस किया था कि देखो, अरेस्टेड नॉमिनो, उसके किसी नॉमिनी को बताया जाएगा, कोई अननेसेसरी रेस्ट्रेंट नहीं रखी जाएगी, उसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाएगा 47 में। तो वही बता रहा है 22 का 1, अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट उसे बताए जाएंगे एज सुन एज मे बी ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड हैज राइट टू कंसल्ट, जो एडवोकेट से कंसल्ट करने का राइट है, एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक, यहाँ तक आपको सब समझ में आया? किसी को कोई डाउट? नहीं, वेरी गुड। अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। 24 घंटे के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना ही होता है, ये प्रोसीजर होता है। रिमांड का भी हम लोग प्रोसीजर पढ़ेंगे, उसमें भी ये चीज हम लोग देखेंगे। उसके अलावा बाकी के भी सेक्शंस आएंगे, उनमें भी देखेंगे। पुलिस वाले ने जैसे अरेस्ट किया, आप उसको कहाँ लेके जाओगे? जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास। डिटेल इसमें ट्रैवल का जो टाइम है आप वो एक्सक्लूड कर देंगे, अदरवाइज नहीं। हाँ, ठीक। Power of arrest is not equal to necessity to arrest. A lawful power must be exercised within statutory conditions, record reason and constitutional safeguards के साथ ही आप अरेस्ट करेंगे। जोगिंदर कुमार का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिश कुमार का केस तो कतई है, मतलब अनिश कुमार, डीके बसु में ही कई सारी गाइडलाइंस दी गई थी, जो 41A, BC ये सब चीजें ऐड हुई ना, इन्हीं अनिश कुमार, डीके बसु, अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये सब ऐसे ही केस थे, इनकी वजह से। जैसे अब नॉर्मल, जैसे पहले डाइवोर्स का केस हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ, तुरंत अरेस्ट हो जाता था, लेकिन अब आप लोगों ने सुना होगा ना, अरेस्ट नहीं होता। तो वो इन्हीं केसेस की वजह से है। क्या कहा गया है कि अगर 7 ईयर के ऊपर पनिशमेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर आप 35(3) का या फिर 41A का नोटिस सर्व करा लीजिए। ठीक है, 41A कहाँ? CRPC का। तो सेक्शन 35 हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट, नोटिस ऑफ अपीयरेंस। तो देखो बेटा, साफ सीधी सी बात है, अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है किसी पुलिस वाले के सामने, आप लोग अपनी बैरक लेके बैठिएगा। ठीक है, ऐसे सेक्शन 35 बहुत बड़ा है, लेकिन आप लोगों को मेन चीज जो है वो यही ध्यान में रखनी है कि क्या। देखिए, किसी अच्छी पब्लिकेशन के लीजिएगा, मेरे पास टैक्समैन की, आप चाहे तो टैक्समैन ले सकते हैं या कोई भी ले सकते हैं, यूनिवर्सल ले लीजिए, CLA ले लीजिए, सारी बेयरर्स अच्छी हैं। ठीक है, कानून प्रकाशन ले लो और अच्छी बात है, कोशिश करो डिजलॉट ले लो। ठीक है। तो पुलिस क्या है, अरेस्ट कर सकती है बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के, अगर उसके सामने क्या हो रहा है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है जिसका पनिशमेंट जो है वो 7 साल से ऊपर है, या फिर पुलिस को लग रहा है कि अभी अरेस्ट नहीं किया तो फिर प्रिवेंशन नहीं हो पाएगा। कोई भी बंदा है जो आर्मी से भाग के आया, उसके सामने कोई भी हैबिचुअल ऑफेंडर है, पुलिस वाले के सामने है, पुलिस वाले को लग रहा है यार ये इसको तो भगोड़ा साबित किया गया था, ये यहाँ क्या कर रहा है, तो इन सारे केसेस में पुलिस क्या कर सकती है? अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, बिना वारंट के। पुलिस में अरेस्ट विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर और वारंट इन लिस्टेड केसेस फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस punishable up to 7 years. Police must have reason to believe involvement and arrest must be necessary for statutory grounds. If arrest is not required, notice of appearance shall be issued. और अगर अरेस्ट नहीं रिक्वायर्ड है तो फिर 35(3) में नोटिस साइन करा लिया जाएगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए जो कि पुलिस की प्रेजेंस में होना चाहिए। कंप्लेंट इंफॉर्मेशन, कंप्लेंट हो पुलिस को, इंफॉर्मेशन हो या फिर शक हो कि सामने वाला क्या है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, सस्पेक्टेड है, उसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है या स्केप कर रहा है, या डेजर्टर है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, या एक्स्ट्रा डिटेबल एक्ट कर रहा है, रिलीज कन्विक्ट कर रहा है। तो ये सारे जो ग्राउंड्स हैं, मतलब कुल मिला के 7 साल से कम की सजा या 7 साल तक की सजा, 7 साल से ज्यादा भी है, तो मतलब कुल मिला के आपको इतना याद रखना है। कॉग्निजेबल ऑफेंस किया पुलिस की प्रेजेंस में, पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में, तो पुलिस अरेस्ट
कर सकती है। मोटा मोटा आपको इतना याद रखना है। उसके अलावा आपको ये देखना है कि अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था, वो पुलिस वाले की नजर में आ गया, ठीक, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक, इसके अलावा ऐसा कोई पर्सन जिसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी है, ठीक है, मिले, या फिर कोई इंसान जो है वो पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी नहीं करने दे रहा है, उसमें बाधा डाल रहा है। चौथा नंबर, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस ही किया था, कोई डेजर्टर है। पांचवा नंबर, जो मतलब इंडिया के बाहर उसने कोई ऑफेंस किया है, जो कि इंडिया में भी पनिशेबल है। इंडिया के बाहर ऑफेंस किया बट इंडिया में भी पनिशेबल है, तो ऐसा कोई पर्सन है, वो भी, उसको भी आप पुलिस वाले जो है अरेस्ट कर सकते हैं। किस किस बेसिस पे? अगर उनके पास कंप्लेंट है, इंफॉर्मेशन है, सस्पिशन है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, इन सारी चीजों के बेसिस पे। और पांच ये हो गए। छठा, पुलिस ऑफिसर, किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर से उनके पास रिक्वेस्ट आई है, उनके यहाँ का कोई ऑफेंडर है, वो बताया गया कि सर यहाँ पे आपके क्षेत्र में आया हुआ है, ये फला फला आदमी है, ये इतना बड़ा क्रिमिनल है, इसको अरेस्ट कर लो। तो अगर किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर ने रिक्विजिशन भेजा है तो आप अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट आपको? अब यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है, ये पहले नहीं था, ये अभी यहाँ ऐड किया गया है। ठीक है, इससे पहले एक बार नोटिस रिजीम देख लेते हैं। इफ अरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, police shall issue notice compliance protect against arrest unless reasons are later recorded, non compliance with notice may permit arrest। पुलिस वाले आते हैं, आपके पास एक नोटिस होता है, उसके ऊपर 35(3) का नोटिस लिखा होता है, उसमें बस आपको साइन करने होते हैं। मतलब ये है कि आप जो जांच हो रही है उसमें सपोर्ट करेंगे, इसलिए आपको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। पुलिस वाले जब बुलाएंगे तब आप चले जाएंगे, पुलिस वाले कुछ पूछेंगे, डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तो आप चले जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, आप पुलिस को सहायता करेंगे। बस कुल मिला के इतनी सी बात है। तो ये है कहाँ, 35(3) के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आया? बहुत ज्यादा दिमाग नहीं, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना लगाओ। अभी आप बेयर ऐप खोल के बैठोगे, 2 पन्ने में दे रखा है सेक्शन 35। ठीक है, लेकिन आपको कितना याद रखना है, जितना बताया है बस उतना ही। पुलिस ऑफिसर है, अगर उसको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, किसी पे शक है, कंप्लेंट होती है, उसके सामने कोई भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आता है, या फिर उसने 7 साल से कम या 7 साल तक का या 7 साल से ऊपर कोई भी ऑफेंस कर रखा है, कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, कोई सस्पेक्टेड पर्सन है जिसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी पाई गई, या कोई डेजर्टर है जो आर्मी से भाग के हुए आया हुआ है, या कोई ऐसा पर्सन है जिसने कोई ऑफेंस किया है बाहर के किसी देश में, जो कि अगर वो इंडिया में करता तो भी वो क्राइम होता। उसके अलावा क्या है कि अगर कोई दूसरे पुलिस ऑफिसर ने उसको रिक्वेस्ट करी है कि भाई इस फला आदमी को पकड़ लो, इसको अरेस्ट करना जरूरी है, मतलब दूसरे जुरिडिक्शन का होगा, यहाँ फोन करके कह रहा है, तो इन सारे केसेस पे आप उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। समझ में आया? यस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो नया प्रोविजन है ये क्या है। इसमें बताया गया है कि अगर ऑफेंस जो है वो पनिशेबल है विद लेस देन 3 इयर्स, पर्सन जो है वो इन्फॉर्म है या फिर 60 साल से ऊपर का है, तो फिर जो है अरेस्ट रिक्वायर्स प्रायर परमिशन ऑफ ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हमको परमिशन लेनी होगी अगर ऑफेंस जो है वो 3 साल से कम का पनिशेबल है, उसके अलावा पर्सन जो है वो इन्फॉर्म है या फिर अबव 60 ईयर है। ठीक है, अब ये पूरा फॉर्मूला मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ। 7 साल से कम या 7 साल तक रीजन टू बिलीव है, नेसेसिटी है। 7 साल से ज्यादा या फिर डेथ तक का क्रेडिबल, देखो ठीक है, यहाँ पे रीजन टू बिलीव है, 7 साल से ऊपर और डेथ तक में क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, रीडेबल रीजन टू बिलीव है, और 3 साल से अगर कम है तो और इन्फर्म है तो फिर डीएसपी या एसपी लेवल पे परमिशन लेनी पड़ेगी। आप लोगों को जो एक नेसेसिटी टेस्ट कैसे होगा, ये ट्रिक याद रखिएगा, FIEWC। ये क्या है? प्रिवेंट फर्दर ऑफेंस। आई से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है। ई से क्या है? एविडेंस डिसअपीयरेंस हो सकता है, टेम्पर हो सकता है, तो इन केसेस में अरेस्ट कर सकते हैं। डब्ल्यू, प्रिवेंट इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस टू विटनेस, मतलब कि विटनेस को प्रिवेंट करना है कि उसे इंड्यूस ना कर दिया जाए,
थ्रेट ना दी जाए, प्रॉमिस उससे कोई ना कर लिया जाएगी तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दो, हॉस्टाइल हो जाओ, 2 लाख रुपए दे देंगे, तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, तुमको जिंदा रहने देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इंड्यूस करना, थ्रेट देना। ठीक है, अब सी से क्या है, इंश्योर प्रेजेंस बिफोर कोर्ट, कोर्ट के समक्ष उस आदमी की प्रेजेंस को इंश्योर करना है। पता चला आपने बेल दे दिया, भाग गया, और भागा हुआ था तो आपने पकड़ के उसको लेके आए, अब अगर वारंट का इंतजार करते फिर भाग जाता। तो ये नेसेसिटी टेस्ट है, FIEWC, ये ट्रिक याद रखिएगा। अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बेटा केस तो जीते जी याद रहे, मरने के बाद भी याद रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। तो अनिश कुमार के केस में कहा गया था कि अरेस्ट जो है वो ऑटोमेटिक नहीं होगी, पुलिस जो है वो सेटिस्फाई करेगी जो स्टैट्यूटरी नेसेसिटी है, और रिकॉर्ड करेगी रीजन। मजिस्ट्रेट मस्ट स्क्रूटनाइज कंप्लायंस बिफोर ऑथराइजिंग डिटेंशन। जो 7 साल का नोटिस वाला है वो भी यहीं पे कहा गया था। एग्जिस्टेंस ऑफ पावर टू अरेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम जस्टिफिकेशन फॉर एक्सरसाइज दैट पावर, पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी कर्टेड कैजुअली, मतलब कि आप ऐसे ही किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, रीजन टू अरेस्ट होना चाहिए। ये सब बताया गया था कहाँ, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। अनिश कुमार अरेस्ट रिलेटेड है, जोगिंदर कुमार अरेस्ट रिलेटेड है, अरेस्ट विदाउट वारंट, इतना याद रखना है। बाकी भले कुछ याद रखो ना रखो। ठीक। सेक्शन 36 क्या बात करता है, सेक्शन 36 क्या बात करता है बेटा, सेक्शन 36 ये बताता है कि अरेस्टिंग पुलिस ऑफिसर मस्ट कैरी क्लियर आइडेंटिफिकेशन, उसका लोगो होना चाहिए, साफ साफ उसका नाम पता पता चल रहा हो। प्रिपेयर अरेस्ट मेमो अटैच्ड बाई, एक अरेस्ट मेमो बनाया जाएगा जिसमें लिखा जाएगा इतने बजे यहाँ पे इस फला फला आदमी को इस ऑफेंस के जुर्म में हमने अरेस्ट किया, जिसकी अटेस्ट किया जाएगा उसके फैमिली मेंबर से या फिर और रेस्पेक्टेबल लोकल जो वहां पे विटनेसेस हैं। पता चला उसे कहीं रास्ते में पकड़ा गया, प्रयागराज का रहने वाला था, लखनऊ में पकड़ा गया। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा, वहां जो लोकल विटनेसेस हैं उनसे साइन करा लिया जाएगा। गेट काउंटर साइन ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जिसको अरेस्ट किया है उसके भी साइन कराएंगे। एंड इन्फॉर्म नॉमिनेशन और इन्फॉर्म किया जाएगा जिसको भी वो नॉमिनी करेगा। ठीक है, अब ये सब क्यों किया जा रहा है, ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि इलीगल अरेस्ट जो हैं उनको हम किसी किसी हद तक अकाउंटेबल बना सकें। ठीक, ये इसलिए किया जा रहा है। समझ में आ गया ना। अब 36 के एसेंशियल, आईडी होनी चाहिए, अरेस्ट मेमो होना चाहिए, एक विटनेस होना चाहिए, फैमिली और लोकल रिस्पेक्टेबल विटनेस हो, काउंटर साइन कराया जाए, इन्फॉर्म करें, राइट टू नॉमिनेट रिलेटेड रिलेटिव फ्रेंड और अदर पर्संस। सेक्शन 37 देखते हैं, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया। ठीक है, स्टेट मस्ट स्टैब्लिश कंट्रोल रूम, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो कंट्रोल रूम स्टैब्लिश करेगा हर डिस्ट्रिक्ट में, एट स्टेट लेवल, हर स्टेट लेवल की डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम वो स्टैब्लिश करेगा, एक इसकी ड्यूटी है। ये ड्यूटी है मिस्टर स्टेट की। ठीक है, कुछ कुछ आ ही रहा है बेटा। एक सेकंड रुकिए। कॉल्स 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 कॉल्स, साइलेंट पे लगे होने के बाद भी फोन लगातार बज रहा है। ठीक है, मुझे लगा पता नहीं, लगता कोई रिजल्ट रिजल्ट तो नहीं आ गया तो बच्चे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 37 क्या बात कर रहा है, स्टेट मस्ट एस्टैब्लिश कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, डेजिग्नेटेड ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी पुलिस स्टेशन मस्ट मेंटेन अरेस्ट इंफॉर्मेशन, जो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर वहां पे रखा जाएगा। और ये जो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर है ये नया प्रोविजन है, ये हमारे जो CRPC था उसमें ये पोस्ट नहीं थी। ठीक है, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करेगा और वो जो भी उसके अंडर केस आ रहे हैं उन सबको मेंटेन करेगा कि किसका अरेस्ट हुआ, सारी इंफॉर्मेशन वो अपनी देख रेख में रखेगा, उसका नाम लिखेगा, एड्रेस लिखेगा, नेचर ऑफ ऑफेंस लिखेगा, इंक्लूडिंग डिजिटल मोड, डिजिटल मोड में ये सारी चीजें वो करेगा। तो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन, रैंक नॉट बिलो द असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ASI से नीचे नहीं होगा, डिजिटल डिस्प्ले एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज। तो ये सारी चीजें, ठीक है, बस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
अरेस्ट मेमो की बात यहाँ पे करी गई थी, आइडेंटिफिकेशन की बात। फैमिली फ्रेंड इंटिमिडेशन एंड कस्टडी रिकॉर्ड्स आर सेफगार्ड्स अगेंस्ट कस्टोडियल अब्यूज, मैनी डायरेक्शंस आर नॉट स्टैट्यूटरी। तो ये कस्टोडियल अब्यूज के अगेंस्ट में केस था कि कस्टडी में कुछ चीजें ना हो। तो ये जो इतना प्रोविजन ये सब बनाया जा रहा है ना, ये सब डीके बसु की ही देन है, जो हमको ये सारी चीजें मिली हैं। 38 क्या बात करता है? 38 39 हमारा सीआरपीसी का 41D और 42 है। एडवोकेट ड्यूरिंग इंटरोगेशन प्लस रिफ्यूजल ऑफ आइडेंटिटी। 39 मतलब कि अरेस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। तो 38 में क्या बात करी जा रही है बेटा? 38 में बात ये करी जा रही है, अरेस्टेड पर्सन इंटरोगेट बाय पुलिस इज एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट। मतलब कि जिसको अरेस्ट किया गया है वो इंटरोगेशन के टाइम पे अपने एडवोकेट से मिल सकता है। अब एडवोकेट ऐसा नहीं है कि वहां जाके बैठ गए, इंटरोगेशन चल रही 6 घंटा वो वहीं बैठे रहे, पूरे टाइम के लिए नहीं, आप बीच में अपने एडवोकेट से मिल सकते हैं, ये चीजें हैं, लेकिन पूरे टाइम के लिए नहीं। अगर आपसे पीवाईक्यू आता है, ध्यान से करना, स्टेटमेंट लिखा हो, अरेस्टेड पर्सन इंटरोगेटेड बाय पुलिस इज एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग, ड्यूरिंग इंटरोगेशन लिखा है तो ठीक है। अगर लिखा है थ्रू आउट इंटरोगेशन, तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पूरी इंटरोगेशन में नहीं बैठेगा। मैंने अभी आपको बताया ना कि ड्यूरिंग इंटरोगेशन जाके वो मिल सकता है, ये लेकिन ये नहीं 6 घंटा चल रही है डेली तो आप 6 घंटे 6 घंटा जाके वहां पे बैठ गए। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अगर प्रैक्टिस वैक्टिस करते हैं, कोई क्लाइंट क्लाइंट है, अगर उसको पुलिस रिमांड पर डाल दिया गया, तो वकील लोग जाते हैं, जैसे अगर थाने पे रिमांड है तो वकील लोग यहाँ से जाते हैं, पूरा रिमांड के बाहर बैठ जाते हैं जाके, ताकि मतलब पुलिस वाले थर्ड डिग्री का इस्तेमाल ना करें, जो उनका क्लाइंट है वो ठीक ठाक तरीके से मेंटेन रहे। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन अब ये लोग भी थाने के बाहर जाके बैठ रहे हैं। ये नहीं कि इंट्रोगेशन चल रही है अंदर ही, जहाँ पे बातचीत चल रही है वहीं जाके बैठ गए। आप थाने के बाहर रहेंगे, जहाँ कस्टडी है जेल है उसके बाहर रहेंगे, अंदर आप नहीं रहेंगे, ये चीजें होती हैं। आप बाहर हैं उससे भी प्रेशर क्रिएट होता है, पुलिस वाले बहुत अच्छे से काम करते हैं, आप लोगों को मालूम है। इस दुनिया में अगर कोई भी सबसे लॉफुल तरीके से काम करता है तो वो हमारे देश के पुलिस वाले हैं, उसके बाद दूसरे वकील आते हैं। तो इन लोगों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती ही रहती है कंट्रोल करने के लिए। करेक्ट फ्रेज ड्यूरिंग इंटरोगेशन है, रॉन्ग फ्रेज है थ्रू आउट द इंटरोगेशन, याद रखिएगा बेटा। नंदिनी सतपथी का केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस टू लीगल एडवाइस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर रेलेवेंट टू फेयर पुलिस क्वेश्चनिंग। सेक्शन 38 गिव्स द स्टैट्यूटरी अरेस्ट स्टेज राइट। मतलब कि जो कि लीगल एडवाइस है, प्रोटेक्शन है सेल्फ इंक्रिमिनेशन में, इन सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने एडवोकेट से बातचीत कर पाए। और ये राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, नंदिनी सतपथी के केस में यही कहा गया था। और ये स्टैट्यूटरी राइट जो है वो अरेस्ट की स्टेज पे ही मिल जाता है। सेक्शन 39 क्या बताता है? सेक्शन 39 बताता है कि इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिटेड एलेस इन पुलिस प्रेजेंस इफ पर्सन रिफ्यूजेस। मतलब कि अगर आपने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया पुलिस की प्रेजेंस में, पुलिस वाला आकर है नाम बताओ, तो मैं क्या बताएं, तो पुलिस वाला फिर आपको उठा के लेके चला जाएगा। अगर पुलिस वाले ने कहा, "ए, नाम बताओ", आपने कहा सर मेरा नाम XYZ है, वो मान गया, तो आपको छोड़ देगा, अरेस्ट नहीं करेगा। ठीक। रिफ्यूजेस टू गिव नेम रेसिडेंस और गिव्स फॉल्स डिटेल्स। अगर आपने कहा आपका नाम XYZ है, वो कह रहा नहीं शक्ल से लग रहा है झूठ बोल रहा हूं, तो भी उठा ले जाएगा। पुलिस में अरेस्ट टू असरटेन आइडेंटिटी, तो देखिए साफ साफ है, पुलिस किस लिए अरेस्ट करती है? उसकी आइडेंटिटी जानने के लिए। ट्रू आइडेंटिटी जैसे ही पता चलेगी रिलीज कर देंगे ऑन बॉन्ड और बेल बॉन्ड। एसेंशियल्स, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में रिफ्यूज किया अगर, अपना नाम बताना या फिर फॉल्स आइडेंटिटी दी, तो अरेस्ट ओनली टू असरटेन आइडेंटिटी, रिलीज आफ्टर ट्रू आइडेंटिटी। जैसे ही ट्रू आइडेंटिटी पता चलेगी उसको छोड़ दिया जाएगा बॉन्ड पे या फिर बेल बॉन्ड पे। इफ आइडेंटिटी नॉट फाउंड विद इन 24 आवर्स, तो फिर मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएंगे कि भैया ये नया बच्चा हमको मिला है क्राइम की दुनिया में, ये अपना नाम पता नहीं जानता है, अब आगे इसका क्या करना है आप देख लीजिए। ठीक है।
If person is not resident in India and bail bond is required, surety is resident in India must be furnished. अगर वो विदेश का है, इंडिया का नहीं है, तो इंडियन जो पर्सन हैं वो उसकी श्योरिटी ले सकते हैं। सेक्शन 40 41 क्या बात करता है? सेक्शन 40 हमारा जो है बहुत अच्छा सेक्शन है। ये बताता है प्राइवेट पर्सन की अरेस्ट के बारे में। 41 हमारा बताता है मैजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकते हैं, तो प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। अच्छा सेक्शन मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम लोग प्राइवेट पर्सन है, हम लोग किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि यहाँ आपने पढ़ा हो निकल चले बाहर, जिससे बिना बन रही हो दोस्त दोस्त को उठाए जेल में दे, पुलिस वाले थाने में दे आए, तो मैंने इसको अरेस्ट कर लिया, सर ने पढ़ाया था आज ही सेक्शन 40 के अंदर अरेस्ट कर सकते हैं, ये आदमी मुझे शकल से ही चोर लग रहा था। ये मत करना बेटा, अलग प्रोविजंस होते हैं, अभी हम लोग देखते हैं क्या। ठीक है, तो सेक्शन 40 के अंदर अब तक देखो, अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था सेक्शन 35, फिर 39, अब 40 41। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सीआरपीसी में क्या है? 43 और 44, तो सेक्शन 40 वहां पे क्या है? 43 है। ठीक है, सेक्शन 41 क्या है? 44 है। तो प्राइवेट पर्सन जो है वो अरेस्ट कर सकता है अगर उसके सामने क्या हो, कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस हो रहा है, प्लस वो कॉग्निजेबल है, तो इन केस में वो अरेस्ट कर सकता है, प्लस उसके सामने कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है, तो भी वो अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट के तुरंत बाद उसे कितनी देर में? 6 घंटे के अंदर उसको पुलिस वाले को सौंपना होगा। अब आपको ये सारी चीजें तो पता नहीं है कि नौ, वकीलों को नहीं पता है, पुलिस वालों को क्या नहीं पता है आधी चीजें, तो आम आदमी को क्या पता चलेगा? तो जैसे ही आप अरेस्ट करके लेके जाओगे, पुलिस वाला फिर से क्रॉस चेक करेगा कि नॉन अवेलेबल है, कॉग्निजेबल है कि नहीं। आपको सजा नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लिए देखा जाएगा, अगर है तो अरेस्ट कर लिया जाएगा, कॉग्निजेबल ना हो के नॉन कॉग्निजेबल हुआ तो छोड़ दिया जाएगा बॉन्ड भरवा के, इस तरीके से ये प्रोसेस है। ठीक है, a private person may arrest a person who commits a non-bailable and cognizable offense in his presence or a proclaimed offender. He must hand the person to the police, या फिर वो पुलिस को हैंड ओवर कर दे या फिर उसके नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन है, विदाउट अननेसेसरी डिले एंड विद इन 6 आवर। एंड विद इन 6 आवर, ये जो 6 घंटे का टाइम पीरियड है, ये हमारे बीएनएस वो सीआरपीसी में नहीं था, ये यहाँ पे नया डाला गया है। ठीक, इतना सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? ओके, होना भी नहीं चाहिए। अब देखो वही जो बताया, विदाउट अननेसेसरी डिले बीएनएस एड्स एक्सप्रेस आउटर लिमिट 6 आवर। विदाउट अननेसेसरी डिले वहां पे था, लेकिन 6 आवर वाली राम कहानी यहाँ पे ऐड कर दी गई। सेक्शन 40 में और क्या चीज है? बोथ कंडीशंस नीडेड, नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल, प्लस कमिटेड इन प्राइवेट पर्सन प्रेजेंस, कॉग्निजेबल ओनली इज इनसफिशियंट। मतलब कि वो नॉन बेलेबल भी हो और वो कॉग्निजेबल भी हो, केवल एक चीज नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा ना, नॉन बेलेबल एंड लिखा हुआ है और नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जुडिशियल या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, उसके पास ही पूरी की पूरी पावर है कि वो अरेस्ट कर सकता है फॉर एन ऑफेंस कमिटेड इन हिज प्रेजेंस विद इन लोकल जुरिडिक्शन, एंड में अरेस्ट डायरेक्ट अरेस्ट अ पर्सन, वो खुद जो उसकी अपने लोकल जुरिडिक्शन में वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, अगर वो अपने लोकल जुरिडिक्शन में है तो। और या फिर वो ऑर्डर भी दे सकता है कि उसका कोई अर्दली है या उसके आसपास कोई है, तो उसको भी ये कह सकता है कि एक काम करो, ये जो सामने आदमी जा रहा है इसको तुरंत से पहले अरेस्ट कर लो, तो ये ऑर्डर भी वो पास कर सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया? जिसको कि वो कम्पिटेंट है क्या करने के लिए? वारंट इशू करने के लिए। ठीक। मैजिस्ट्रेट के अरेस्ट का एसेंशियल क्या है? देखो, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में हो, उसके लोकल जुरिडिक्शन में हो, ऑफेंस इन प्रेजेंस और कंपिटेंस टू इशू वारंट, उसकी प्रेजेंस में होना चाहिए या फिर वो इशू कर सकता हो वारंट। कस्टडी सब्जेक्ट टू बेल प्रोविजन, फिर कस्टडी जैसे बेलेबल है नॉन बेलेबल है किस तरीके से, वो अलग चीज है, वो बाद में देखी जाती है। Arrest is not only a police power. Magistrate can personally arrest, direct arrest under section 41, जो कि सीआरपीसी का हमारा 44 हुआ करता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 42 हमारा क्या बात करता है? 42 बताता है आर्म फोर्सेस के लिए, और 42 हमारा सीआरपीसी में कितना था? 45।
और 43 हमारा क्या बात करता है, मैनर ऑफ अरेस्ट कैसा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, मैनर ऑफ अरेस्ट वहां पे क्या था, 46 अरेस्ट हाउ मेड, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा, ये पूछने वाले सेक्शंस में से हैं। जैसे 35 पूछा जाएगा, 39 पूछा जाएगा, 40 हो गया, 41 हो गया, फिर हमारा 43 हो गया, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाने वाले सेक्शंस हैं। मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन कैन नॉट बी अरेस्टेड फॉर एनीथिंग डन और परपेटेड टू बी डन इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट, मतलब कि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट के आप नहीं अरेस्ट कर सकते। मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन कैन नॉट बी अरेस्टेड फॉर एनीथिंग डन और परपेटेड टू बी डन इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, उन्होंने अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज में कोई भी काम किया है, अगर वो आर्म फोर्सेस के लोग हैं, आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। जब अरेस्ट करना है आपको तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी पड़ेगी। स्टेट में एक्सटेंड सिमिलर प्रोटेक्शन नोटिफाइड फोर्सेज मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, तो जो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन कर रही फोर्सेज हैं स्टेट गवर्नमेंट, उनके लिए भी नोटिफाई करके ये प्रोटेक्शन ला सकती है। यहाँ पे ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है, प्रोटेक्शन इज लिंक्ड टू ऑफिशियल ड्यूटीज। प्राइवेट एक्ट्स आर नॉट ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एक्ट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, ऑफिशियल ड्यूटीज को प्रोटेक्ट किया गया है। अरेस्ट इज मेड बाय टचिंग कंफाइनिंग बॉडीज अनलेस पर्सन सबमिट्स बाय वर्ड और एक्शन, कोई इंसान अगर खुद से सरेंडर करने को तैयार है तब तक आप उसको टच नहीं करोगे। कन्फाइन मतलब टच करके कन्फाइन नहीं करोगे, अगर वो कह रहा है भैया सरेंडर, मान ली गलती हमारी, चलो जहाँ चलना है वहां चलो, ऐसे करके अगर उसने मान लिया है तो फिर आप उसको फर्दर परेशान नहीं करोगे। इतनी सी बात है, ठीक है। अब नेसेसरी फोर्स में बी यूज अगेंस्ट रेजिस्टेंस, अगर वो रेजिस्टेंस कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है, कह रहा है मुझे अरेस्ट करके दिखाओ दम हो तो, ऐसी सब चीजें हो रही हैं तो फिर क्या किया जाएगा, अगर ये सब हो रहा है तो फिर जो नेसेसरी फोर्स है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बट लीगल लिमिट से। अब ऐसा नहीं है कि उसने कहा नहीं सर मैं 15 मिनट बाद जाऊंगा, आपने कहा अच्छा अरेस्ट को टाल रहे हो, सरकार से बड़े हो गए हो, तुम्हारे खिलाफ वारंट है, या बिना वारंट के अरेस्ट करने आए, तुमने निकाली गोली मार, नहीं भैया गलत बात, अननेसेसरी है ना। वो कह रहा था ना चल रहा है, या उसने भागने की कोशिश करी, तुमने सीधे हेडशॉट मार दिए, पैर पे मारना चाहिए, गाइडलाइंस हैं आपके पास है, तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, अब अगर हम लोग देखें, जनरल रूल क्या है, पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड पर्सन की बॉडी को एक्चुअल में टच करेगा, कंफाइन करेगा जब तक कि वो खुद वर्ड्स या एक्शन से कस्टडी एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक चीज और है, ये इसका प्रोविजो वन बेटा, प्रोविजो वन इज ऑल्सो सो मच इम्पोर्टेंट, इसमें बताया गया है कि आप वुमेन को नहीं अरेस्ट कर सकते हैं आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, सनसेट के बाद और सनराइज से पहले वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हुआ तो फिर रिटर्न रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी, एक्सेप्शनल अरेस्ट रिक्वायर्स ऑफ वुमेन पुलिस ऑफिसर्स रिटर्न रिपोर्ट, एक महिला पुलिस अधिकारी की रिटर्न रिपोर्ट पे जेएमएफसी जब परमिशन देंगे तभी ये काम हो पाएगा। और उसको अरेस्ट कौन करेगा, उसको अरेस्ट भी वही करेगी, वुमेन पुलिस ऑफिसर, क्यों, उसकी डिसेंसी प्रोटेक्ट करने के लिए। हम्म, एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मुझे लग ही रहा था। ये 43 का 5 है, प्रोविजो नहीं है। प्रोविजो तो वुमेन अरेस्ट के बारे में ये बताता है कि अगर कोई वुमेन को अरेस्ट करना है तो ओरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट को प्रिजम्पशन मानेंगे, अगर वो अरेस्ट करना ही है, टच और कन्फाइन भी करना है, तो फिर उसको कौन करेगा, वुमेन पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट करेगी, ये प्रोविजो है। 43 का 5 ये बताता है कि अगर किसी वुमेन को रात में अरेस्ट करना है आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, तो पहले तो आप जनरली नहीं कर सकते, बट स्टिल करना बहुत जरूरी है, तो फिर कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर जाएगी और जेएमएफसी की मतलब की जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की परमिशन लेके आएगी। ठीक है, अब हैंडकफ रूल भी है, हैंडकफ रूल ये 43 के 3 में है, आगे दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है।
अभी हम लोग आगे देखेंगे हैंडकफ रूल। ठीक है। इसके इस पे देखना बेटा, एक ना एक दिन सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट में बात करेगी ही करेगी, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हैंडकफ करना कंपलसरी नहीं है, इसका इस्तेमाल ना ही किया जाए। बट अब हम लोगों ने नया कानून बना के इसको ऐड कर दिया है, तो एक दिन तो आएगा कि जब इस पे डिबेट होगी फिर से। ठीक। अभी आगे देखेंगे क्या है। फोर्स लिमिटेशन, नो राइट टू कॉज डेथ टू अ पर्सन नॉट एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ। अगर मतलब आप उसकी डेथ नहीं कॉज कर सकते अगर उसने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें उसकी डेथ पनिशमेंट नहीं है या अलाइव नहीं है, मतलब कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और अगर है भी तो भी आप अननेसेसरी रेस्ट्रेंट नहीं कर सकते। ठीक है। हैंड कफ प्रोविजन 43 के 3 में किस किस कैटेगरी में, अगर कोई हैबिचुअल है, रिपीट ऑफेंडर है, मतलब कि उसकी हिस्ट्री है, एस्केप्ड है, वो कस्टडी से भागा हुआ है, ऑर्गेनाइज क्राइम करता है, टेररिस्ट एक्ट करता है, 111, 112, 113 बीएनएस का। ठीक है। 111, 113 बीएनएस। ड्रग रिलेटेड क्राइम्स करता है, नारकोटिक्स से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। इलीगल आर्म्स एंड एम्यूनेशन की सप्लाई कर रहा है, मर्डर, रेप या फिर एसिड अटैक करके भागा है किसी पे, काउंटरफिटिंग कॉइन, करेंसी नोट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंस किया है अगेंस्ट चिल्ड्रन, या फिर ऑफेंस किए हैं कोई भी अगेंस्ट स्टेट, तो इन सारे केस में हैंडकफ किया जाएगा। अब BNS says police may use handcuffs keeping nature and gravity of offense in view। में बोला है तो पुलिस वालों को जहां अपना पर्सनल इंटरेस्ट होगा वो सबको हैंडकफ कर देंगे, इतना आप जान के चलिए। ठीक है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन लोग अपने हिसाब से करते हैं। इट इज अ डिस्क्रिशनरी स्टैट्यूटरी पावर नॉट अ कंपलसरी रूल। जहां पे डिस्क्रिशन आ गया, आप ही हैं, आप कल को अगर पुलिस वाले बन जाते हैं, आपके हाथ में पावर आ गई, तो आदमी फर्जी रॉब में आ जाता है। ठीक है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो पावर को कंट्रोल करना जानते हैं, पावर आने के बाद पगलाते नहीं है। तो ऐसे में आपने हैंडकफ का प्रोविजन दे दिया है, बहुत ज्यादा जरूरी है चीजें, ठीक है, लेकिन किस तरीके से, गाइडलाइंस क्या है क्या नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं हो जा रहा है, किसी के फर्जी केस लगाओ, आपने फर्जी उसका जुलूस निकाल दिया हैंडकफ करके, तो सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। ठीक है। कोई अरेस्ट हो जा रहा है, अगर भले अंडर ट्रायल प्रिजनर है, भले बाद में छूट के आ जा रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा टैबू टाइप की चीजें हैं, मेंटल ट्रॉमा देती हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं, खैर, लेकिन कहा था कि बहुत ही लिमिटेड तरीके से इस्तेमाल होगा। लेकिन अब हमारे पास पूरे का पूरा एक प्रोविजन आ चुका है 43 के 3 में, इसको पूरी तरीके से स्टैट्यूटरी लॉ बना दिया गया है। प्रेम शंकर शुक्ला का केस था रूटीन हैंड कफिंग ऑफेंस डिग्निटी। देखो जो मैं बता रहा था, रेस्ट्रेंट्स रिक्वायर्स जस्टिफिकेशन, तो अगर आप रेस्ट्रेन कर रहे हो तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए। हैंड कफिंग से डिग्निटी पे फर्क पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपके मेंस के लिए। सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी के केस में हैंडकफ्स, फेटर्स कैन नॉट बी यूज मैकेनिकली, मतलब हर जगह पे इस्तेमाल ना करें। कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी एंड नेसेसिटी रिमेन्स रेलेवेंट। 44 में क्या बात करी गई है, 44 में बताया गया है सर्च करना, जो कि हमारा 47 था। 44 सीआरपीसी का 47 था। 45 है हमारा सीआरपीसी का 46, एंड 47 नहीं है, 44, 45, 46 चाहिए था। नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। तो सर्च ऑफ प्लेस, सर्च ऑफ प्लेस कहाँ कहाँ कितना कितना सर्च किया जा सकता है। अगर किसी भी पुलिस वाले को लगता है अरेस्टिंग ऑफिसर रीजनेबली बिलीव द वांटेड पर्सन इज इनसाइड अ प्लेस, उसको लग रहा है कि जिसको वो अरेस्ट करना चाह रहा है वो किसी घर के अंदर भाग के घुस गया है। ऑक्यूपेंट्स जो उनका जिनका भी वो घर है, वो क्या करेंगे, पुलिस वाले को एंट्री अलाउ करेंगे उस घर में, पहली बार सर्च करने देंगे। अगर ऑक्यूपेंट्स ने रिफ्यूज किया तो कोई भी डोर या फिर विंडो को क्या कर सकते हैं, मे बी ब्रोकन आफ्टर डिमांड, मतलब आपने दरवाजा खोलने को कहा, उसने नहीं खोला, तो दरवाजे को या खिड़की को आप तोड़ सकते हैं। पुलिस वाले के लिए ये कोई ऑफेंस ट्रेसपास का नहीं हुआ। प्राइवेसी सेफगार्ड्स अप्लाइज फॉर वुमेन हु बाय कस्टम डज नॉट अपीयर इन पब्लिक। तो प्राइवेसी का जो होता है वो क्या बोलते हैं, पर्दा नशी लेडी, मतलब जो कि पब्लिक में नहीं आती है,
उनको बोल दिया जाएगा आप भैया अलग जाइए, अपना चुप जाइए, अपने कार्यवाही अपने कब्जे में हो जाइए, हम अपनी कार्यवाही करने जा रहे हैं, तो आपको पहले से हमने चेतावनी दे दी। मतलब उसको रीजनेबल आप टाइम देंगे अपना अपना काम करने के लिए। दिस इज सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय अ पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन कम्स लेटर इन सेक्शन। देखो ये सर्च जो है अरेस्टेड पर्सन की वो बाद में आएगी, ये उस जगह पे जहां पे वो घुसा है वहां की बात हो रही है। परस्यूट कहाँ तक आप जा सकते हैं, पुलिस ऑफिसर ऑथोराइज टू अरेस्ट विदाउट वारंट में परस्यू द पर्सन टू एनी प्लेस इन इंडिया। भी हम लोगों ने आगे देखा ही था कि कोई उत्तर प्रदेश बॉर्डर क्रॉस करके राजस्थान पे खड़ा हो गया, फिर उधर से कहती लीली पकड़ के दिखाओ, तो वो नहीं हो सकता, पुलिस वाला क्रॉस करके जाएगा ही जाएगा। बेटा ऑब्वियस सी बात है ना, अगर पुलिस वाले को इतनी लिबर्टी नहीं है कि अब ऐसा तो कोई भी आदमी है बॉर्डर पे ही रह के रहेगा फिर पुलिस वालों को तिल्ली लिली करता रहेगा, पुलिस वाले इधर अपने जुरिडिक्शन से खड़े होकर इसका भी सोल्यूशन निकाल लेंगे, इधर से गोली मारेंगे उधर वो मर जाएगा, कहेंगे मैंने तो अपने जुरिडिक्शन से मारा था वो भाग रहा था, तो अननेसेसरी नहीं नेसेसरी रेस्ट्रेंट मैंने किया, तो पुलिस वाले सब चीजें कर सकते हैं। ठीक। No unnecessary restraint. Arrested person shall not be subject to more restraint than is necessary to prevent escape. Sections याद रखिए बस। Handcuff powers are listed cases. Section 46 control excessive restraint. Read both together. DK Basu का custody not does not erase dignity. Restraint must be lawful, proportionate and documented. ठीक है। एक मिनट का टाइम दीजिए बेटा। हाँ चलिए स्टार्ट। सेक्शन 47 to 48 मैसेज आया था, लगा कुछ बच्चों को डाउट है, लेकिन सबको सब क्लियर है तो अच्छी बात है, सबको सब क्लियर है। 47 बेयर एक्ट में क्या लिखा है, 47 में लिखा है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या होंगे, 47 बताया गया है, जो कि सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 50 था। 48 क्या था, 48 हमारा जो था वो था 50 ए, और ये बड़ा सर्च से रिलेटेड बात करता था। ठीक है। ठीक है, अरेस्ट पर्सन मस्ट इन्फॉर्म, सॉरी ये इन्फॉर्म करने वाला सेक्शन था, अरेस्ट वाला नहीं था, सॉरी मेरी तरफ से गलती। 50 ए। ठीक है। ये क्या था, इन्फॉर्म करना रिलेटिव को, फ्रेंड को, नॉमिनी को अबाउट द अरेस्ट एंड प्लेस ऑफ डिटेंशन। प्लेस ऑफ डिटेंशन कहाँ पे उसको अरेस्ट करके रखा गया, ये सारी चीजें उसे बताई जाएंगी। इन्फॉर्म करेंगे जो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर हम लोग अपॉइंट करके आके आए थे अभी, उसमें उसको बताएंगे। टेल अरेस्टी हिज राइट, उसके जो राइट्स हैं अरेस्ट होके जो पर्सन आया है वो बताएंगे। एंटर फैक्ट इन पुलिस स्टेशन, बुक जो पुलिस स्टेशन में बुक रखी रहती है उसमें सारी चीजें चढ़ाएंगे, मजिस्ट्रेट वेरीफाई करेगा ये सारे कंप्लाइंस हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये कहाँ दिया हुआ है, 48 में, जो कि सीआरपीसी का 50 ए था। अब 47 देखते हैं, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। एवरी पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट मस्ट बी इन्फॉर्म फॉरविथ ऑफ फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस, किस ऑफेंस में अरेस्ट किया जा रहा है वो बताया जाएगा, या फिर कोई अदर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है वो बताया जाएगा। बेलेबल ऑफेंस के लिए अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो पुलिस बताएगी कि बेटा तुम्हारे पास बेल लेने का राइट है, ऑन योर अपने बॉन्ड पे या किसी बेल बॉन्ड पे आप लेके बेल जा सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर पुलिस वाले बताएंगे, और ये जब मजिस्ट्रेट के सामने केस जाता है कॉग्निजेंस के टाइम पे वो सब चेक भी कराते हैं जब ट्रायल स्टार्ट होता है उससे उसमें, कि जो कंप्लाइंसेस थे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे शेयर हुए, उसको सारी चीजें बताई गई कि नहीं बताई गई, या मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का टाइम भी ये चीजें चेक कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, grounds are case specific facts material enabling the arrestee to challenge custody and seek bail. Generic for investigation is not enough. प्रबेल का जो केस था वो भी इम्पोर्टेंट है। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट मस्ट बी मीनिंगफुली कम्युनिकेटेड, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है वो मीनिंगफुली उसको बताई जाएगी। रीजंस आर नॉट द सेम एज ग्राउंड, जो ग्राउंड्स हैं और रीजंस हैं वो सेम नहीं होते, अलग अलग चीज है। विहान कुमार वर्सेस हरियाणा, फेलियर टू कम्युनिकेट ग्राउंड ऑफ अरेस्ट वायलेट्स, अगर आपने ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताया तो आपने आर्टिकल 22(1) का वायलेशन किया है। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। 36 और 48 में देखो क्या डिफरेंस है। 36 करता है इन्फॉर्म राइट टू नॉमिनेशन ड्यूरिंग अरेस्ट मेमो स्टेज, तो नॉमिनेशन जो नॉमिनी है उनको बताना है जब अरेस्ट मेमो भरा जा रहा है। 48 में एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देनी है, रिकॉर्ड करना है, इसको मजिस्ट्रेट चेक भी कर सकता है। डीके बसु के साथ भी इसको लिंक किया जाता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस 35 41 से।
नोटिस ऑफ अपीयरेंस मर्ज विद, ये तो 41 से को मर्ज कर दिया गया है। 35 के साथ में 3 ईयर वाला, अगर 3 ईयर से कम पनिशेबल है, उसके बाद इन्फॉर्म है या फिर डिसीज्ड है, और 7 साल या फिर 60 साल से ऊपर है, तो प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी आपको इसकी डीएसपी की। उसके अलावा 41 जो था उसको एक्सपेंड कर दिया गया है, वो बन गया है 37 डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया जाएगा, हर पुलिस स्टेशन में होगा, और ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। मिनिमम रैंक का क्या होगा, एएसआई जो होगा। और उसके अलावा वो सारे अरेस्ट कौन हुआ, कब हुआ, किस ऑफेंस में हुआ, उसके अलावा इन सब का रिकॉर्ड बनेगा। उसके साथ साथ वो डिजिटल रिकॉर्ड भी बनाएगा। ये डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर का काम होगा। 43 के 3 के अंदर एक नया प्रोविजो ऐड किया गया, जिसमें कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि हैंड कफिंग जो होती है वो ऐड कर दी गई है। अगर कोई हीनियस ऑफेंस करके आया है, किसी ने सेक्सुअल ऑफेंस किया चिल्ड्रन के साथ, ठीक है, या इसी टाइप के कुछ सीरियस ऑफेंसेस किए, तो उसके एसिड अटैक किया, तो उसको आप अरेस्ट कर सकते हैं और हैंडकफ भी कर सकते हैं। ठीक। अब 48 जो कि 50A में था, बीएनएस सीआरपीसी के, उसमें रिलेटिव फ्रेंड को इंटिमिडेट कर सकते हैं, बताया जा सकता है, लिंक्ड विद डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर वाज नॉट मेंशन्ड अंडर सीआरपीसी under section 50A. It is added in section 48 that if a person is arrested, then it is a duty of police officer that they have to tell his relative friends, and plus they have to tell to designated police officers so that he can maintain his record at police station and also digitalize it. ओके बेटा। एएसआई फॉर डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, 6 घंटे वाला जो प्रोविजन है वो भी यहाँ पे ऐड किया गया है। हम्म, जोगिंदर कुमार का केस हम लोगों ने देखा, अरेस्ट पावर इज डिफरेंट फ्रॉम जस्टिफिकेशन टू अरेस्ट, लिबर्टी कैन नॉट बी कर्टेड कैजुअली। इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो ये है। डीके बसु के अंदर आइडेंटिफिकेशन, अरेस्ट मेमो, इंटीमेशन एंड रिकॉर्ड्स आर सेफगार्ड अगेंस्ट कस्टोडियल केस अब्यूजेस। पहले ये सारे ग्राउंड नहीं हुआ करते थे सीआरपीसी में, लेकिन डीके बसु की बात से ये सब ऐड हो गए, स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स बन गए। और बीएनएस में अलग से इनको हम लोग अब 36 में, 37 में, 38 में, यही सब तो हम लोगों ने पढ़ा। अनिश कुमार का केस 7 साल से कम है तो नोटिस आप सर्व कराइए, अरेस्ट फालतू में नहीं कीजिए। नंदिनी सतापति का केस, फेयर इंट्रोगेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट में फेयर प्रोटेक्शन होना चाहिए। एक्सेस टू लीगल एडवाइजेज, इंपॉर्टेंट मतलब ये नहीं मार मार के आप उससे कन्फेशन कराए डाल रहे हो, तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन को रोकना है, इसलिए लीगल एडवाइस भी जरूरी है। प्रेम शंकर शुक्ला के केस में हम लोगों ने देखा कि जो रूटीन हैंडकफिंग है वो डिग्निटी को चैलेंज करती है, इसलिए रूटीन हैंडकफिंग नहीं होनी चाहिए। सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी भी हैंडकफ से रिलेटेड था। प्रबीर का केस जो था, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के केसेस जो है वो स्पेसिफिकली बताने चाहिए। विहान के केस में हम लोगों ने देखा, नॉन, अगर आपने ग्राउंड्स नहीं बताया तो फिर 22(1) का जो है वो उल्लंघन हो जाएगा। ठीक। अब क्या क्या फैक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं। ऑफेंस मैक्सिमम जो है वो 5 ईयर का है। एक्यूज जो है वो कोऑपरेट कर रहा है। नो रिस्क टू एविडेंस, विटनेस, कोर्ट अपीयरेंस। सेक्शन 35, अरेस्ट नॉट ऑटोमेटिक, नोटिस शुड बी ऑर्डिनरली बी यूज्ड इफ नेसेसरी, नॉट सेटिस्फाइड। भाई 5 साल से कम का उसका पनिशमेंट है, वो कोऑपरेट भी कर रहा है, आने को भी तैयार है, तो नोटिस सर्व करा लीजिए, अरेस्ट आपको करने की जरूरत नहीं है। एक्यूज 65 साल का, एलेज ऑफेंस जो है वो 2 साल तक का ही है पनिशमेंट। तो फिर क्या किया जाएगा, 35 साल के अंदर कर जो डीएसपी है उससे पहले परमिशन लिया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्यवाही करी जाएगी। प्राइवेट पर्सन सीज कॉग्निजेबल बट बेलेबल। प्राइवेट पर्सन ने कोई ऑफेंस देखा जो कि नॉन कॉग्निजेबल था लेकिन बेलेबल था, तो वो अरेस्ट कर सकता है, नहीं वो अरेस्ट नहीं कर सकता है सेक्शन 40 के अंतर्गत। दोनों चीजें होनी चाहिए, नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल। प्राइवेट पर्सन वैलिडली अरेस्ट प्रोक्लेम पर्सन ऑफेंडर बट हैंड ओवर आफ्टर 10 आवर्स, 6 आवर के अंदर उसको देना है। ठीक है, यू मस्ट हैंड ओवर विदाउट अननेसेसरी डिले एंड विद इन 6 आवर्स। वुमेन टू बी अरेस्टेड एट 11:30 PM इन नॉर्मल सिचुएशंस, नहीं आफ्टर सनसेट एंड सनराइज, बिफोर सनराइज आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। ये भी है, अगर आपको अरेस्ट करना है तो आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की परमिशन लानी पड़ेगी, वो भी कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर ही जाएगी, रिटर्न में परमिशन लेके आएगी। अरेस्ट मेमो सेज ओनली फॉर इन्वेस्टिगेशन, नो केस स्पेसिफिक ग्राउंड कम्युनिकेटेड, तो ये भी गलत बात है। आर्टिकल 22(1) के अकॉर्डिंग भी और आर्टिकल वो सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग भी।
आपको सारी चीजें डिटेल में लिखनी पड़ेंगी। सेक्शन 35 में पुलिस अरेस्ट करती है, नोटिस, सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अरेस्ट का प्रोसीजर, आईडी होगा, अरेस्ट मेमो होगा, विटनेस होगा, काउंटर साइन होगा और फिर नॉमिनेशन होंगे। डेजिग्नेटेड ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस स्टेशन पे अपॉइंट होगा। मिनिमम एएसआई होगा, डिजिटल डिस्प्ले बनाएगा। एडवोकेट में ड्यूरिंग इंटरोगेशन मिल सकता है। आइडेंटिटी रिफ्यूजल अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और अगर आपने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई तो फिर पुलिस वाला आपको उठा ले जाएगा। आइडेंटिटी ऐसे ही पता चल जाएगी, अगर उसको लगेगा आपने झूठ बोला है लेकिन आपने अरेस्ट होने के बाद सही से सब बता दिया तो फिर आपको छोड़ देगा। अगर 24 घंटे तक नहीं पता चला तो फिर मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाएगा। प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है अगर आप उसके सामने नॉन बिलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो। 6 घंटे के अंदर अंदर वो आपको पुलिस वाले के या फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लाके दे देगा। सेक्शन 41 में, 41 में बात करी गई है, मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है अगर वो अपने जुरिडिक्शन के एरिया में है। वारंट इशू कर सकता है तो मजिस्ट्रेट खुद भी अरेस्ट कर सकता है या किसी से अरेस्ट करवा भी सकता है। 42 हमारा क्या बात करता है, आर्म फोर्सेस। अगर किसी पर्सन ने ऑफिशियल ड्यूटी के अंतर्गत कोई काम किया है तो विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये पूरा फुल ब्लैंकेट नहीं है। अगर उसने कोई प्राइवेट एक्ट किया है तो फिर अरेस्ट किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने जो पुलिस है जो पब्लिक में मेंटेनेंस का काम कर रही है, पीस, उसको भी ये जो है क्या बोलते हैं, सुरक्षा कवच दिया जा सकता है। इसके अलावा हमारे आता है सेक्शन 43 जो बताता है अरेस्ट कैसे करी जाएगी। तो अगर उससे बोला, उसने सरेंडर कर दिया तो टच नहीं किया जाएगा। अगर वो अपने आप से सरेंडर नहीं कर रहा है पुलिस तभी टच करेगी। हैंड कफिंग हो सकती है अगर वुमेन है कोई अरेस्ट करने वाली, वो तभी वो एक लड़की को अरेस्ट किया जा सकता है। 43 के 5 में बताया गया आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर करना है, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, अगर करना है तो कैसे, तो वो जेएमएफसी से कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर जाके परमिशन लेके आएगी। उसके अलावा 43 के 3 में हैंड कफिंग है, बहुत पॉसिबिलिटी है आपसे पूछ लिया जाए। 44 में किसी जगह को सर्च करना है तो पुलिस वाले जिस जहाँ पे वो आदमी घुसा है उसको लगता है कि एक्यूज उसके अंदर है तो वो घर का गेट हो जाएंगे, पूछेंगे जो घर वाले हैं उसको पुलिस वाले को घुसने दें। अगर वो पुलिस वाले को घुसने नहीं देते हैं तो फिर ये होगा कि पुलिस वाला दरवाजा या फिर खिड़की तोड़ के घुस सकता है। अगर कोई पर्दा नशी लेडी अंदर है तो उसको अपने आप को सेटल डाउन करने का टाइम दिया जाएगा। 45 में परस्यूट है, एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी जाया जा सकता है। रेस्ट्रेंट नो मोर देन नेसेसरी, जितना जरूरी है उतना ही रेस्ट्रेंट किया जाएगा। 46 में, 47 में ग्राउंड बताया गया है प्लस बेल बताई जाएगी, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाएगा और अगर बेलेबल केसेस हैं तो उसे बेल के राइट है ये भी बताया जाएगा। रिलेटिव ऑफ फ्रेंड 48 के अंदर मतलब कि 50A, इनको भी बताया जाएगा प्लस डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को भी बताया जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत अच्छी सी बात हो जाएगी। सेक्शन 35 के अंदर क्या बताया गया है, करस्पॉन्ड किससे करता है, सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 41 प्लस 41A से। अगर 7 साल से कम या बराबर का है तो पुलिस क्या शो करेगी, एफआईआर ओनली, नेसेसिटी ग्राउंड, सेशन, परमिशन, चार्जशीट। नेसेसिटी ग्राउंड के बेसिस पे अरेस्ट कर सकती है। प्राइवेट अरेस्ट हैंड ओवर आउट लिमिट्स 6 आवर्स के अंदर। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट प्लस बेल राइट कितना होना चाहिए, कौन सा सेक्शन है, ये है सेक्शन 47। वुमेन नाइट अरेस्ट प्रायर परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी, जेएमएफसी की। रिलेटिव फ्रेंड्स इंटीमिडेशन कहाँ है, 48 में है। हैंडकफ प्रोविजन 43 के 3 में है। डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर मैक्सिमम रैंक एएसआई। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा आसान है लेकिन पेपर आते आते यही टफ हो जाता है क्योंकि सिलेबस ज्यादा होता है, लैक ऑफ रिवीजन हो जाता है, कभी कभी एंजाइटी आ जाती है। तो इन सब चीजों पे ध्यान मत दीजिए कि ये बढ़िया सा रिवीजन वाला है, थोड़ी सी पीपीटी गड़बड़ हो गई है ऊपर नीचे है, मैनेज कर लीजिएगा। 35 आपको नोट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, उसमें सारी चीजें हैं ही, ठीक है। और ऑलरेडी हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। आप सेकंड क्लास के अंदर हम लोग सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, सीजर ऑफ वेपन और मेडिकल टेस्ट कैसे होगा ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टेंशन मत लीजिए, बढ़िया आराम से चिल होके पढ़िए, सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। ओके बेटा, हर हर महादेव।